प्रयागराज शूटआउट में एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिखता है कि सड़क पर एक सफेद रंग की क्रेटा कार नजर आती है जिसमें ये आरोपी बैठकर आए थे। दरअसल क्रेटा कार नजर आ रही है इस सड़क पे। वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। दोनों दरवाजे खुलते हैं और हथियार थामे शूटर्स बाहर आते हैं। ये वो तस्वीर इस वक्त लेटेस्ट ये वीडियो जो ताजा वीडियो है वो आपके सामने 47 सेकंड में उमेश पाल का मर्डर कैसे होता है सफेद कार से आते दिख रहे हैं, उसकी ये तस्वीर आपके सामने है। देखिए गाड़ी से उतरते ये गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। उधर क्रेटा कार जो है वो यू टर्न लेकर सड़क की दूसरी तरफ भी तेजी से जाती हुई दिखती है और कुछ ही दूर आगे जाकर ये गाड़ी रुक जाती है और सभी शूटर्स इसमें सवार होकर फरार हो जाते हैं। ये सबसे नया वीडियो प्रयागराज में हुए शूटआउट का, उमेश पाल हत्याकांड का। अब तक इन शूटर्स तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है। तो उमेश पाल हत्याकांड में 9 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। सभी शूटर्स की तस्वीर भी हालांकि जारी हो चुकी है। कोई सुराग अब तक पुलिस को मिला नहीं है। उधर पुलिस अतीक के 2 नाबालिग बेटों को बाल सुधार गृह भेज चुकी है। तो प्रयागराज हत्याकांड को लेकर यूपी एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है। कार्रवाई के दौरान कई जगह पर बुलडोजर एक्शन भी हमें देखने को मिला। लेकिन इस हत्याकांड में शामिल शूटर्स को अब तक यूपी एसटीएफ गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ के पास शूटर्स को लेकर के कोई खास क्लू अभी तक नहीं है। यूपी से बाहर आरोपी ना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ना एटीएम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही कोई डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं और इसीलिए इन तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। तो हत्यारों के देखिए नेपाल या दक्षिण भारत में जाकर के छुप जाने का भी शक जताया जा रहा है कि इन 2 जगहों पर ये छुप के बैठे हुए होंगे। और आपको इस वक्त हम बता रहे हैं कि क्या कुछ कार्रवाई हुई है जो आरोपी है। लेकिन सबसे ध्यान देने लायक बात यह है कि जो शूटर्स हैं, सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद भी एक और ये नया वीडियो आपके सामने है। ये सब कुछ देखने के बाद भी तस्वीरें भी इनकी पुलिस जारी कर चुकी है लेकिन इन तक पहुंच नहीं पाई है। ये 9 दिन का वक्त बीत चुका है। एक एक करके कई सीसीटीवी सामने आ चुके हैं लेकिन इन तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। वजह यह बताई जा रही है कि ये यूपी से बाहर भागे होंगे और जहां ये भागे हैं वहां पर ना ये मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना किसी तरह का डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। इनका सुराग लगा पाना पुलिस के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। लेकिन ये जो सबसे नया वीडियो है प्रयागराज के हत्याकांड का, ये बताता है कि इस वारदात को अंजाम किस तरह से दिया गया और अब एक नया एंगल भी आ गया है कि क्या 1 करोड़ की रंगदारी के लिए हत्या की गई। 9 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की तलाश अभी जारी है। इन तक पुलिस पहुंच क्यों नहीं पाई है। जानकारी ये भी है कि कुल मिलाकर 13 शूटर्स आए थे जिन्होंने उमेश पाल को घेरा था। तो 6 शूटर्स की पहचान और 1 मारा भी गया लेकिन इन तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई है। तस्वीर पुलिस की तरफ से जारी कर दी गई है। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। नेपाल या दक्षिण भारत में शूटर्स छुपे हुए हैं, वहां भागे हुए हैं, ये जानकारी। लेकिन कोई ठोस क्लू अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। और इस बीच उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 1 मार्च से लेकर अब तक कैसे हुई है बुलडोजर वाली कार्रवाई। सबसे पहले 1 मार्च को जफर अहमद के घर को ध्वस्त किया जाता है। 2 मार्च को सफदर अली के घर पर बुलडोजर चलता है। इसके अलावा 3 मार्च को देखिए अतीक के जो फाइनेंसर्स हैं उसके घर पर बुलडोजर चलता है। और आज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुख्तार के करीबी के घर पर बुलडोजर चला है। 2 मंजिला इमारत थी, इसको जमींदोज कर दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी माने जा रहे अतीक अहमद पर कार्रवाइयों का दौर जारी है। अब अतीक के गुर्गों का एक और कारनामा सामने आया है। अतीक के गुर्गों ने उमेश से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। ये रंगदारी धूमनगंज में जमीन के बदले मांगी गई थी। उमेश पाल ने अतीक के 5 गुर्गों पर केस भी दर्ज कराया था। अतीक के गुर्गे अतीक से मिलने साबरमती जेल पहुँचे थे। रज्जूपाल हत्या में सिर्फ पुलिस जांच में उमेश पाल का नाम था, जबकि सीबीआई स्पेशल कोर्ट में उमेश गवाह के तौर पर नहीं था क्योंकि सीबीआई जांच में उमेश ने गवाह बनने से इनकार कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ उमेश हत्याकांड के बाद पुलिस ने अतीक के 2 नाबालिग बेटों को बाल सुधार गृह भेज दिया था, जिसे लेकर कोर्ट में धूमनगंज पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की है, जिस पर अगली सुनवाई होगी। हत्या की साजिश रचने का आरोप झेल रहे माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। पूर्व विधायक अशरफ इस समय बरेली जेल में बंद है। प्रमोद मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। प्रमोद, प्रयागराज के हत्याकांड के एक एक करके हर रोज नए वीडियो सामने आ रहे हैं। अब एक और वीडियो सामने आ गया है जिसमें क्रेटा कार जिससे आरोपी आते हैं वो किस तरह से उस कार में बैठकर फरार भी हो जाते हैं
वो भी नजर आ रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह कि 9 दिन बीत गए, पुलिस नहीं पहुंच पाई है इन तक। बिल्कुल, 9 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है और जिस तरीके से ये पूरे वीडियो पुलिस को भी मिले हैं, पुलिस इसकी जांच कर रही है और जिस तरीके से इस शूटआउट को अंजाम दिया गया उसकी प्लानिंग की गई और उसी के साथ में ये वहाँ से फरार होने की भी पूरी प्लानिंग की गई थी। और इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे गाड़ी आती है, उसके आगे एक लाल कलर की मोटरसाइकिल होती है जिसके पीछे जो गुड्डू मुस्लिम बैठा होता है, बम फेंकता है और उसके बाद जो है शूटआउट को अंजाम दिया जाता है। 47 सेकेंड तक ये शूटआउट होता है। उसके बाद उसी गाड़ी में वही गाड़ी जो है आगे जाके यू टर्न लेके पीछे की तरफ खड़ी हो जाती है और ये सारे बदमाश शूटआउट करके और वहाँ पर मौजूद पब्लिक को डराते हुए उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और आखिर में जाते वक्त भी एक बम फोड़ा जाता है। बाइक जो है इस क्रेटा गाड़ी से आगे जाती है क्योंकि जिस तरफ ये हुआ था उसके अगर आगे सीधा जाते बिना यू टर्न अगर गाड़ी नहीं लेती तो आगे ही धूमनगंज थाना पड़ता है। ऐसे में पुलिस जो है जल्दी पहुंच सकती थी, इसीलिए इन्होंने वापसी में यू टर्न लेकर फरार होना बेहतर समझा और उसके बाद ये लोगों ने अपने मोबाइल फोन बिल्कुल बंद कर लिए। एक के बाद एक लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। 9 दिन बीत चुके हैं। एक तरफ शासन प्रशासन जो ये दम भरती है कि 48 से 72 घंटे के भीतर इन आरोपियों को उनकी जगह पहुंचाया जाएगा, वहीं 9 दिन बीत जाने के बाद भी ये शूटर्स पहुंच से बाहर हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जहां आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले आतंकियों की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। और इसी कड़ी में एनआईए ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एनआईए ने कुपवाड़ा में आतंकी बशीर अहमद के करीबी, आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 1000 गज से ज्यादा की जो संपत्ति है उसकी वो कुर्क की है। ये कार्रवाई यूएपीए एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर में की गई। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम को 20 फरवरी को रावलपिंडी में एक दुकान के बाहर अज्ञात बंदूकधारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। तो बशीर अहमद पीर उत्तरी कश्मीर जिले के कालपोरा के बापरपोरा इलाके का रहने वाला था। कुपवाड़ा में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आतंक के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई जारी है और सबसे ताजा कार्रवाई जो है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सरकार ऐसे आतंकवादियों पर कार्रवाई कर रही है जो देश छोड़कर या तो पाकिस्तान या पीओके या किसी अन्य देश में रहकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस कार्रवाई के तहत आतंकियों की संपत्ति कुर्क करने की योजना बनाई जा रही है, इसलिए एनआईए एक्शन में है। एनआईए ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कालपोरा इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के एक और आतंकवादी की संपत्ति जब्त की। बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम नाम का ये आतंकी पिछले महीने ही पाकिस्तान में मारा गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इम्तियाज को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया था। एनआईए ने पुलिस की मदद से इम्तियाज की 3 कनाल जमीन अटैच की है। इम्तियाज तीसरा आतंकी है जिसकी संपत्ति एनआईए ने कुर्क की है। इससे पहले अल उमर प्रमुख मुश्ताक जरगर की संपत्ति भी जब्त की गई थी। हिजबुल मुजाहिदीन के बासित रेशी की संपत्ति भी कुर्क की गई है। दोनों आतंकी मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में रह रहे हैं। गृह मंत्रालय 1 महीने पहले ही ऐसे 150 लोगों की लिस्ट प्रकाशित कर चुका है जिन्हें यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने गठबंधन के साथियों के साथ सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश ने कहा है कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव हमारी पार्टी ने एक बड़े अंतर से जीता। अखिलेश के मुताबिक बीजेपी अभी तक मैनपुरी चुनाव के हार का आकलन ही नहीं कर पाई है। तो अखिलेश यादव के मुताबिक बीजेपी सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करती तो है, लेकिन ये बताएं कि टॉप 10 और टॉप 100 अपराधियों की सूची क्यों नहीं जारी कर रही है बीजेपी, ये सवाल पूछा अखिलेश यादव ने। आगामी लोकसभा चुनाव को अब 1 साल का ही वक्त रह गया है और जिस राज्य से होकर दिल्ली का रास्ता निकलता है उसे जीतने के लिए पार्टियों की तैयारी और दावे शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में गठबंधन सभी 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलकर के 80 की 80 सीटें लड़ेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो हार देखी है, मैनपुरी में जो हार हुई है, वो अभी तक आकलन नहीं कर पाए कि इतना बुरा क्यों हारे। दरअसल अखिलेश यादव शनिवार को पार्टी कार्यकर्ता के घर एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड का भी जिक्र किया।
जिम्मेदारी किसकी थी? इंटेलिजेंस फेलियर है। किसी को गनर ऐसे नहीं दिए जाते हैं। अगर किसी को गनर दिए जाते हैं उसके लिए बाकायदा उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगाई जाती है इसको सुरक्षा की जरूरत है कि नहीं है, और वो बीजेपी का सदस्य था, आखिरकार कैसे मारा गया? और इस वक्त शुभम पांडे हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, सबसे पहली बात, जितनी भी शिकायतें अखिलेश यादव की हैं उसमें ये कि टॉप 10 और टॉप 100 अपराधियों की सूची क्यों नहीं जारी कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? एक्शन लगातार जारी है, फिर भी अखिलेश का ये सवाल। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर उमेश पाल जो हत्याकांड हुआ है उसको लेकर के अखिलेश यादव विधानसभा में भी सरकार को घेरते हुए नजर आए और कल भी आजमगढ़ में एक अपने कार्यकर्ता के घर कार्यक्रम में गए हुए थे, वहां पर भी उन्होंने इस पर सवाल खड़े किए, इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े किए कि साफ तौर पर गनर्स को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के उनका साफ तौर पर यह कहना था कि लगभग 8 दिन से अधिक का समय हो चुका है, जो शूटर्स लगातार सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे थे उनके ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, वो पुलिस की पकड़ से बाहर है, इतनी सारी टीमें लगाई गई लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। लिहाजा अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला और बोला कि ये सब जो कार्रवाइयां चल रही हैं ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नाकाफी हैं। ऐसे में कल एक और बड़ी बात उन्होंने गठबंधन को लेकर के कही। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के साथ 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी बात चाहे विधानसभा के चुनाव हो या इससे पहले भी जो गठबंधन इन्होंने कांग्रेस के साथ की थी, लोकसभा का भी चुनाव हमने देखा कि क्या हश्र हुआ समाजवादी पार्टी का। बहुत शुक्रिया शुभम।